जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं लेक्चर 16। ठीक है, 16वां लेक्चर है आज का हमारा, साइंस एमसीक्यू क्यूज। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बिना समय गवाए ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ठीक है, जो वनस्पति घी होता है उसके निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस, बोरेक्स गैस, नाइक्रोम गैस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, बोरेक्स हो गया, नाइक्रोम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी होती है जो वनस्पति घी में प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस होती है वनस्पति घी में प्रयुक्त? ये होती है हाइड्रोजन गैस। जो होती है हाइड्रोजन गैस कौन से होती है, किस में प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी में प्रयुक्त होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। और कौन से यूज होता है, किस में यूज होता है? ये पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्यवान, ठीक है, अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रयुक्त होता है बोरेक्स। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट। नाइक्रोम की बात करें तो इसका उपयोग प्रायः प्रतिरोधक तार बनाने में, जो फ्यूज तार वगैरह बनते हैं उनमें यूज किया जाता है नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम। तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वायु में किसकी अधिकता से, ठीक है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? ठीक है, तो आपने ज़्यादातर सड़क किनारे देखा होगा, या मतलब कभी कभी जहाँ ज़्यादा पॉल्यूटेंट वगैरह वायु जहाँ पॉल्यूशन वाली होगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें वहाँ पे पत्तियाँ क्या होती हैं, काली होकर गिर जाती हैं। तो इसका कारण क्या होता है? तो NOx हो गया, SO2 हो गया, हीलियम और N2O हो गया। ठीक है, तो कौन सी गैस है? NOx, SO2, हीलियम और N2O। ये है आपका SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी जिसके कारण क्या होता है, वायु में इसकी अधिकता से पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं काली होकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो SO2 गैस है वो। और NOx क्या है? NOx की बात करें तो NOx जो सुपरसोनिक वायुयान होते हैं, जब वह समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, तो समताप मंडल में उड़ते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, NOx पदार्थ क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और हीलियम गैस की बात करें तो हीलियम वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस है। ठीक है, तो वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम। इसके बाद N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपने नाम सुना होगा, लाफिंग गैस। ठीक है, हंसाने वाली गैस होगी है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इपीफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सियोकाइट्स। ठीक है, तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपका जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। और बात करें हम जीरोफाइट्स कहलाते हैं जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं। और इपीफाइट्स की बात करें, ठीक है, इपीफाइट्स जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, जिसमें वृक्षों के तने, शाखाएं, दरार, कोटरे, छाल आदि में उपस्थित मिट्टी में उपज जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अधिक कभी दिखता है ये इंसिडेंट केस होता है। तो ये केस आपको कब दिखाई देता है? जब पेड़ के ऊपर कभी कभी पेड़ उगे रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इपीफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इपीफाइट्स कहा जाता है। और हाइड्रोफाइट्स की बात करें, जो जल अथवा जल संतृप्त भूमि में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। और जो सियोकाइट्स कहा जाता है, ठीक है, सियोकाइट्स जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं, जो क्या होता है, छाया में पनपते हैं, उन पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो DDT क्या होता है? DDT क्या होता है? DDT अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, 2,4-D और परजैविक। ठीक है, तो क्या होता है DDT? DDT होता है एक
अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है डीडीटी। ठीक है, तो बात करें अजैव अपघटनीय प्रदूषक यानी कि अबायोटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट। ठीक है, अबायोटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट होता है डीडीटी। अब बात करें डीडीटी की तो इसका जो रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है और इसका जो पहला आधुनिक, ठीक है, पहला आधुनिक कीटनाशक था ये डीडीटी। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला आधुनिक कीटनाशक कौन सा था, तो कौन सा था? डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो पहला आधुनिक कीटनाशक है ये और जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। ठीक है, मलेरिया मच्छर के मारने के लिए यूज करा जाता था, किंतु बाद में 1950 के बाद इसे क्या कर दिया? कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है, और 2,4-D की बात करें, 2,4-D क्या होता है? डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, 2,4-D क्या होता है? 2,4-D डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है, जो क्या होता है? एक खरपतवार नाशी होता है। 2,4-D क्या होता है? एक खरपतवार नाशी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो नागफनी के प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ होता है? ठीक है, नागफनी का जो प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ पे होता है? नागफनी यानी कि कैक्टस का जो ठीक है, तो कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ पे होता है? ये होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ठीक है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, घनकंद द्वारा, पर्णायित वृत्त द्वारा और सल्क कंद द्वारा। ठीक है, तो कौन से होता है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण? ये होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। ठीक है, पर्णकाय स्तंभ आपने कैक्टस देखा होगा। ठीक है, कैक्टस है और ये कहाँ से होता है? ये होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। इसका जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ से होती है इसमें। ठीक है, किससे? पर्णकाय स्तंभ से, पॉलीक्लेट से। ठीक है, पॉलीक्लेट की बात करें तो पॉलीक्लेट ये चीज़ है। ठीक है, पॉलीक्लेट जो ये है। ठीक है, पॉलीक्लेट है। यहाँ से क्या होता है? इसका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, बाकी फ्लावर वगैरह आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें 88RA226। ठीक है, 88RA226 यानी कि 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? 226, 88, 138, 88, 88, 138 और 88, 226। ठीक है, तो ये कितनी है? 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी है? 138 और 88 होती है। कितनी होती है? 138 और 88 होती है। ठीक है, और एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास के लिए क्या करते हैं? अगर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा? एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास आ जाएगा। और बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से हम क्या कर देंगे? प्रोटॉन माइनस कर देंगे। और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P बराबर हमारा जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीनों बराबर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है 150 से 180 mg, 140 से 190 mg, 120 से 180 mg हो गया और 140 से 180 mg हो गया। ठीक है, तो कितना है? मानव रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कितनी है? 140 से 180 होती है। ठीक है, मानव के रक्त में कितनी है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 140 से 180 के mg के बीच में होती है। ठीक है, 140 से 180 mg के बीच में होती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मानव रक्त में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, कंकाल तंत्र से क्या कार्य हैं? तो कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं? पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है।
शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर को निश्चित आकार पर प्रदान करता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के इनमें से कौन कौन से कार्य है? नंबर 1 क्या है? पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है। ठीक है, ये भी ठीक है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, और शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं? ये उपरोक्त सभी हैं। कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना, रूपरेखा प्रदान करता है, जो शरीर की रक्षा भी करता है। ठीक है, यह अस्थियां, उपास्थियां, शिरा यानी कि टेंडन और स्नायु अस्थिरज्जु जो लिगामेंट जैसे संयोजी ऊतक से बना होता है कंकाल तंत्र। ठीक है, और बात करें शरीर में कुछ हड्डियों की, तो मनुष्य में जो कुल कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मनुष्य में। और मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज हड्डी होती है। ठीक है, स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? लंबी हड्डी होती है फीमर की, जो जांग में होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने में क्या प्रयुक्त होता है? ठीक है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने में क्या प्रयुक्त होता है? अमीटर, पोटोमीटर, अल्टीमीटर, कैस्कोग्राफ। ठीक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में क्या प्रयुक्त होता है? ये होता है आपका पोटोमीटर। ठीक है, क्या होता है? पोटोमीटर जो होता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की एवोपोरेशन की रेट ऑफ एवोपोरेशन को मेज़र करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें पोटोमीटर आपका रेट ऑफ एवोपोरेशन को करता है। ठीक है, और जो अमीटर की बात करें, अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापन करता है अमीटर। अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीमीटर ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है अल्टीमीटर। और कैस्कोग्राफ की बात करें तो कैस्कोग्राफ क्या है? पौधे में विवृत अधिलेखन। ठीक है, जो पौधे की वृद्धि का अभिलेखन करता है वो क्या है? कैस्कोग्राफ। ठीक है, उसकी बढ़ोतरी। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अस्थिमज्जा जो बोन मैरो होता है, अस्थिमज्जा में कौन सा कैंसर होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? ठीक है, अस्थि मज्जा में कौन सा, जो बोन मैरो में कौन से कैंसर होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं? मायोलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और सार्कोमा। ठीक है, तो कौन सा होता है? मायोकोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होती है उसमें कैंसर, कौन सा कैंसर होता है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो ल्यूकेमिया होता है ये। ठीक है, क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है ये। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें शरीर के सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ती है। ल्यूकेमिया बीमारी के 2 प्रकार होते हैं। एक तीव्र ल्यूकेमिया होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया बीमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तीव्र ल्यूकेमिया यानी कि एक्यूट ल्यूकेमिया, और दूसरा दीर्घ ल्यूकेमिया यानी कि क्रोनिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती है, एक तीव्र होती है एक्यूट ल्यूकेमिया और एक क्रोनिक ल्यूकेमिया। और तीव्र ल्यूकेमिया जो छोटे बच्चों को अधिक होता है, और जो दीर्घ ल्यूकेमिया यानी कि क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है वो प्रौढ़ व्यक्तियों को में अधिक देखने को मिलता है, वयस्क मनुष्यों में। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन हो गया, सिर्फ प्रोटॉन, और ठीक है इधर सिर्फ प्रोटॉन आ जाएगा, और ये हो गया प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है? नाभिक के जो परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक है, बात करें नाभिक में जो हैं परमाणु के, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है।
ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर चक्कर काटते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने करी थी। और न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, बेरीबेरी रोग, स्कर्वी और रिकेट्स, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो कौन सा होता है? ये होता है रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, ठीक है। कौन सा? रिकेट्स है विटामिन डी। विटामिन सी में स्कर्वी, विटामिन बी में बेरीबेरी रोग। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? ठीक है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन, पेट्रोलियम, जल गैस और कोयला, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है नाइट्रोजन, पेट्रोलियम, जल गैस और कोयला। तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम, जल गैस और कोयला जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों से पहले बना प्राकृतिक ईंधन होता है, ठीक है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है, ठीक है, इसका निर्माण। और यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? वाहन चलाने, खाना पकाने और रोशनी आदि में होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक आइसोटोप होते हैं? ठीक है, किस तत्व के सर्वाधिक आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के, रेडियम के। किस तत्व के सबसे ज़्यादा समस्थानिक आइसोटोप होते हैं? किसके होते हैं? पोलोनियम के, ठीक है। किसके होते हैं? पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं, ठीक है। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है उन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। परमाणु भार तो परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है और उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली और विखंडनीय पदार्थ, ठीक है। तो किससे होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली और विखंडनीय पदार्थ। किससे होता है? ये मॉडरेटर होता है, ठीक है। मॉडरेटर यानी कि मंदक होता है एक मॉडरेटर। इसके लिए भारी जल यानी कि D2O होता है और ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं मंदक के रूप में। कौन कौन से? भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड। और भारी जल का D2O सबसे अच्छा अवमंदक है। कौन सा? सबसे अच्छा अवमंदक D2O है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? यह है आपका सुक्रोज, ठीक है। कौन सा है? सुक्रोज है। सुक्रोज में ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु होता है। सुक्रोज में एक तो ग्लूकोज का अणु होता है और एक फ्रक्टोज का अणु होता है। सुक्रोज में 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज होता है, ठीक है। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र की बात करें तो सुक्रोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O11 होता है। C6H12O11 होता है।
और ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6 है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र की बात करें तो C6H12O6 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा स्नेहक जो लुब्रिकेंट होते हैं वह पदार्थ है जो स्नेहक वह पदार्थ है जो आग बुझाने में काम आता है। लुब्रिकेंट जो होते हैं किस काम आते हैं? आग बुझाने के काम आते हैं, घर्षण को बढ़ाता है, आग लगाने के काम आते हैं, घर्षण को कम करता है, ठीक है। जो लुब्रिकेंट होते हैं, जो स्नेहक होते हैं, वो क्या करते हैं? घर्षण को क्या करते हैं? घर्षण को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? घर्षण को कम कर देते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट आर सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। तो घर्षण को कम कर देते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो जब एक बार चुंबक को बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुव शक्ति कितनी होगी, ठीक है। तो जब एक चुंबक को हम, ठीक है, बराबर दो टुकड़ों में हम विभाजित कर देंगे, वे दो हिस्सों में काट देंगे, तो प्रत्येक टुकड़े के जो ध्रुव बनेगा, जो उनका ध्रुव होगा, जो उनका पोलर होगा, तो ध्रुव होगा, तो उसकी पावर कितनी होगी, ठीक है। दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, समान रहती है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कितनी होती है ये? अगर हम किसी चुंबक को काट देंगे तो उसके जो ध्रुवों की शक्ति होगी, वो ध्रुवों की शक्ति क्या होगी? समान रहेगी। क्या रहेगी? समान रहती है, ठीक है, समान रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मानव शरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं? मानव शरीर के, मानव का जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी में कौन से हिस्से में, ठीक है, कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा संख्या स्वेट ग्लैंड की मौजूदगी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा संख्या में स्वेट ग्लैंड की मौजूदगी होती है। किस में होती है? माथे में, फोरहेड में, अग्र मस्तिष्क फोर आर्म में, और हाथ की हथेली में, पल्म ऑफ हैंड्स में, बैक में, ठीक है। तो किस में होती है सबसे ज़्यादा संख्या मानव शरीर में स्वेट ग्लैंड की? तो स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा होती है पल्म ऑफ द हैंड, हाथ की हथेली में, ठीक है। स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पल्म ऑफ द हैंड, यानी कि हाथ की हथेली में। श्वेत ग्रंथि की बात करें तो श्वेत ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होते हैं। श्वेत ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होते हैं। एक्राइन श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, ठीक है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड कहते हैं। और पैर के तलवों, हथेली, मस्तक, गाल और आँख, जो आर्मपिट हो गया, में सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कोरलाइड, ठीक है, कोरलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? कोरलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? कोरलाइड जड़ें साइकस में, और साइकस में हो गया, और डायोप्थेरिस में, और लाइकोपोडियम में, और चीड़ में, ठीक है। तो कोरलाइड होता है किसकी जड़ में पाया जाता है? ये पाया जाता है साइक्स में। साइक्स के बारे में, साइक्स की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, किसके? साइक्स के, ठीक है। तो साइक्स की बात करें तो साइक्स में पाया जाता है। कोरलाइड जड़ों की बात करें, कोरलाइड जड़ें क्या होती हैं? कोरलाइड जड़ों में सहजीवी जो साइनोबैक्टीरिया होता है, नीला हरा शैवाल, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीला हरा शैवाल होता है जो सहजीवी साइनोबैक्टीरिया में, और जो नाइट्रोजन को ठीक करता है और जड़ के ऊतकों के साथ मिलकर लाभकारी अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। और सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? साइक्स है, ठीक है, कौन सा है? साइक्स है सबसे बड़ा बीजांड। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म से, द्विबीजपत्रियों से, और एंजियोस्पर्म से, ब्रायोफाइटा से। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? संसार के सबसे लंबे पौधे होते हैं ये जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजों से, अनावर्त बीजी से। किससे होते हैं? जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? पीत बुखार, फील पाँव,
डेंगू बुखार, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा होता है? इसमें होता है आपका मलेरिया के अलावा एनाफिलीज मच्छर, फील पाँव, यानी कि इसे बोलते हैं हाथी पाँव। ठीक है, हाथी के जैसे पाँव इसमें बन जाते हैं इस रोग से। ठीक है, पहले ऐसा होता है, फिर ये फैलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके फैल जाता है। ठीक है, फील पाँव होता है, फील पाँव मलेरिया फैलाने, मलेरिया के अलावा एनाफिलीज मच्छर इसका फील पाँव का रोगवाहक होता है। और फील पाँव जो हाथी पाँव जो एलिफेंटिथिस जो के रोगी के पाँव फूलकर हाथी के पाँव के समान मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं कहलाते हैं समावयवी, समस्थानिक, संभारिक और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन से होते हैं? समावयवी होते हैं। कौन से होते हैं? समावयवी होते हैं। और समावयवी क्या हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द्रव सोना। द्रव सोना किसे कहा जाता है? द्रव सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम, द्रवित सोना, डीजल, पेट्रोलियम। ठीक है, तो द्रव सोना क्या होता है? द्रव सोना क्या होता है? आजकल क्या चीज महंगा चल रहा है? जैसे पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम को द्रव सोना बोला जाता है। ठीक है, द्रव सोना किसे बोला जाता है? पेट्रोलियम को द्रव, लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, द्रव सोना। इसके बाद बात करें, पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का तैलीय द्रव है जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि इसका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व दाब की स्थिति में मृत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों जीवाश्मों के रासायनिक रूपांतरण से होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो निम्न में से कौन सा जिगर यानी कि लीवर का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा लीवर का कार्य नहीं है? रक्त शर्करा का विनिमयन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम सक्रियण, एंजाइम एक्टिवेशंस और विषहरण, डिटॉक्सिकेशन हो गया और प्रजनन हो गया, रिप्रोडक्शन। निम्न में से कौन सा जिगर का कार्य नहीं है? जिगर का कार्य कौन सा नहीं है? रक्त यह है, जिगर का कार्य कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? ये प्रजनन नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन। जिगर का कार्य कौन सा नहीं है? रिप्रोडक्शन नहीं है, प्रजनन। और लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और शरीर में इसके कई कार्य होते हैं, जैसे प्रोटीन संश्लेषित और रक्त के थक्के जमना, और कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन संश्लेषित और पित्त उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया जो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपना उत्तर। और बॉटनी के जनक, ठीक है, बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बॉटनी के जनक कौन है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें शेयर करके। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय उत्तराखंड।